मेरे पैर आज जमीन पर नहीं टिक रहे थे। मैं बड़ी खुशी के साथ अपना सामान बांध रहा था। इस सामान में मुझसे ज्यादा मेरे घर वालों के लिए चीजें थी और इसमें मेरे बच्चे के लिए भी बहुत सारा सामान था। वो बच्चा जिसे मैंने अभी तक देखा नहीं था, हत्ता कि ये भी नहीं जानता था कि वो लड़का है या लड़की, फिर भी मैंने उसके लिए खरीदारी की थी। मैं पूरे 5 साल बाद अपनों से मिलने वाला था, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि मेरी ये खुशी अधूरी रह जाने वाली थी। मुझे वापसी की बहुत जल्दी थी, क्योंकि अपने घर जाकर कुछ मैंने खुद पर गुजरी तकलीफ उन्हें बतानी थी और कुछ उनके दुख दर्द सुनने थे। उनका तो पता नहीं, लेकिन इन 5 सालों में मैंने किसी से अपना गम और खुशी नहीं बांटी थी। परदेश में काटे इन 5 सालों में अपने घर वालों से बात नहीं कर सका, जिसके पीछे एक बड़ी वजह रही थी। मेरे परदेश में आने के फैसले ने मुझे बहुत कम अरसे में बहुत कुछ समझा दिया था। मैं परदेश उस वक्त आया था जब मेरी नई नई शादी हुई थी। बीवी जब हमला हुई तो इस खुशी के साथ ये थोड़ा सा गम भी था कि मैं परदेश जाने वाला हूं, लेकिन मैं बहुत से ख्वाब और खुशियां लिए परदेश आ बसा था। परदेश में जब 5 साल पूरे करके मैं घर वापस आया तो जैसे मेरे रोंगटे ही खड़े हो गए थे, क्योंकि मेरी बीवी अब भी हमला थी। मैं हक्का बक्का हुए उसे देख रहा था, मगर फिर अपनी हैरत पर काबू पाते हुए जल्दी से उसे अस्पताल ले गया। लेकिन मेरी बीवी मेरे साथ अस्पताल जाने पर राजी नहीं थी। वो बहुत जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगी कि वो अपना बच्चा इस दुनिया में नहीं लाएगी, बल्कि वो उसे ऐसे ही पेट में पालेगी, क्योंकि ये दुनिया बहुत जालिम है, इस बच्चे को मार देगी। लेकिन मैं उस पर सख्ती करता रहा और अस्पताल ले गया था। वहां डॉक्टर भी मेरी बीवी को देखकर बहुत हैरान हुए और उसे जल्दी से ऑपरेशन रूम में ले गए। अभी थोड़ी ही देर हुई थी कि डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकलते हुए मेरे पास आए और उनके हाथों में जो चीज थी उसे देखते ही मेरे होश फना हो गए थे। मैं जो न जाने क्या क्या सोचकर अपने मुल्क वापस आया था, आगे से इतना बड़ा गम मेरा मुंतजर था। मैं अपने घर में सब बहन भाइयों से बड़ा था, इसीलिए जल्दी अपने अब्बा के साथ काम में हाथ बटाना शुरू कर दिया था। मैं जिस दौर में पैदा हुआ तब बच्चों को इतना पढ़ाया लिखाया नहीं जाता था। बस नजदीक के स्कूल में ही बच्चा खुद से जितना पढ़ ले उतना ही काफी समझा जाता था। कभी किसी को ये नहीं कहा था कि पढ़ लो, और न ही कोई वालिदैन कभी स्कूल में उस्ताद के पास गए थे। अगर कभी कोई बच्चा घर आकर ये शिकायत लगाता कि आज उसे मास्टर से मार पड़ी है, तो घर में उससे 2 गुना ज्यादा मार पड़ जाती थी। हमारा घर जिस जगह था उसे गांव भी कह सकते थे और कस्बा भी, क्योंकि अब आहिस्ता आहिस्ता वहां शहर जैसी सहूलतें आने लगी थी। गांव के तकरीबन सभी घरानों ने माल मवेशी रखे हुए थे और खेती बाड़ी का पेशा ही सबका महबूब पेशा था। बच्चे जैसे ही कुछ बड़े होते, आहिस्ता आहिस्ता जानवर को काम उनके जिम्मे आने लगता था। जिंदगी बहुत सादगी से गुजरती थी और गुजर भी रही थी। जिंदगी में कोई बड़ी ख्वाहिश नहीं थी और न ही कोई परेशानी। हम 6 बहन भाई थे, तो अम्मा अब्बा को हम पर तवज्जो देने की कम ही फुर्सत मिलती थी, लेकिन उसके बावजूद हम काफी सुलझे हुए थे। घर में न टीवी था और न ही पीटीसीएल, क्योंकि उस जमाने में अभी सेलफोन का कोई नामो निशान नहीं था। गांव में ही मैट्रिक तक लड़कों का स्कूल था। यहाँ से कई बार अपने उस्तादों को कभी दूध और कभी देसी मुर्गों की रिश्वत देकर आसानी से मैट्रिक का इम्तिहान पास कर लिया था। उसके बाद अमली तौर पर अब्बा का बड़ा बेटा होने के नाते उनका बाजू बनते खेती बाड़ी का काम संभाल लिया था, जिससे घर में और बाहर हर तरफ से इज्जत मिलने लगी थी। एक इतने से काम से अब्बा ऐसा सीना चौड़ा करते जैसे उनका बेटा जवान नहीं हुआ बल्कि वो खुद जवान हो गए हों। मैं अपनी जिंदगी से बहुत मुतमईन था, लेकिन काश ये इत्मीनान सारी जिंदगी रह पाता, क्योंकि इसके एक बार मेरी जिंदगी से चले जाने के बाद दोबारा मुझे वो सच्ची हंसी, वो किसी बनावट के बगैर जिंदगी में असर नहीं हुई थी, बल्कि हर चीज जैसे मसनूई होती चली गई थी। एक दिन खिलाफे मामूल अपने काम से फारिग हुआ और नहा धोकर अपना सबसे साफ सुथरा जोड़ा पहना, वो भी बगैर इस्त्री के, क्योंकि तब उसका इस्तेमाल भी कम ही होता था। अच्छे से सर में कंघी करते हुए मैं घर से निकल पड़ा था। मेरा रुख उस तरफ था। यहाँ पर कुछ बड़ी बड़ी दुकानें थी, जिससे अब गांव तरक्की की तरफ चल पड़ा था, क्योंकि वहां से खाने पीने से लेकर बाकी जरूरत की हर चीज मिल जाती थी। आज मेरा इरादा कुछ बाजारी खाने का था, तो मैं दिल में सोचते हुए कि क्या खाना चाहिए अपनी साइकिल को दौड़ाए जा रहा था। बेशक मैट्रिक कर लिया था और खेती बाड़ी करने लगा था, लेकिन दिल तो अभी बच्चा ही था ना। वहां जाकर एक चाय वाले होटल के पास साइकिल रोकते हुए मैं वहां पड़ी चारपाइयों पर बैठ गया। वहीं एक तरफ और बहुत से लोग भी बैठे चाय की चुस्कियां भर रहे थे और साथ साथ बातें भी जोरों शोर से जारी थी। उनमें से अक्सर मेरे जानने वाले थे, तो मुझे भी किसी न किसी बात में शामिल कर लेते। जब भी उन्हीं में से किसी ने जिक्र किया कि पास के गांव का एक लड़का बाहर के किसी मुल्क जा रहा है काम करने, सुना है बाहर का पैसा यहाँ आकर दुगना हो जाता है, और देखने में आया है कि जो भी ऐसे जाता है तो जब वो वापस आता है तो उसके अंदाजो अतवार ही बदले होते हैं। यहाँ उनकी बड़ी वाह वाह होती है, बेशक वो वहां कोई मामूली सा काम ही क्यों न करते हो।
पता नहीं क्यों मेरा सारा ध्यान उनकी बातों की तरफ चला गया था। उनके मुंह से बाहर के मुल्क में काम करने की खूबियां सुनते ही मेरा भी दिल ललचाने लगा था। पैसा किसे अच्छा नहीं लगता, और दूसरा बैरून मुल्क से वापसी पर जो इज्जत और वाहवा मिलती है, उससे बंदा खुद को सबसे अलग इंसान समझने लगता है। उस रात में जो वहां अपने रोज के कामों से हटकर दिलो दिमाग को थोड़ा बहलाने लेकर गया था, एक अजीब सी बेचैनी खुद पर सवार करके आया था। अब उठते बैठते मैं इन्हीं सोचों में गुम रहता और खुद को ख्वाबों में बहुत अमीर होते देखता। पहले पहल जो मैंने खुद को संभालने की कोशिश की थी, वो धरी की धरी रह गई थी, जिस वजह से मैंने दिल में पुख्ता इरादा कर लिया था कि किसी न किसी तरह मुझे बाहर के मुल्क जाना है, और उसके लिए अब्बा से बात करना जरूरी था। मगर अब्बा से बात करने का सोचते ही मैं थोड़ा सा डर जाता था। जो भी था, अब भी अब्बा बचपन की तरह गलत बात करने पर गुस्से में चप्पल मारने से गुरेज नहीं करते। इसीलिए मैंने पहले अम्मा से बात करने का इरादा किया ताकि वो अब्बा तक ये बात खुद ही पहुंचा दे। मगर जैसे ही मैंने अम्मा से बात की तो अम्मा ने आगे से ऐसा रद्द-ए-अमल दिया जैसे मैंने कोई जुर्म करके उनकी इज्जत खाक में मिला दी हो। उन्होंने मेरी बात सुनते ही अपने सीने पर 2 हाथ मारे और जोर जोर से रोने लगी। मैं ये सब देखकर हक्का बक्का रह गया था। अम्मा ने रोते हुए कहा कि तुम्हें इतना बड़ा इसलिए किया है कि अब जब तुम्हारे दिन हमारा ख्याल रखने के आए हैं तो वो तुम सैरें करने के लिए चल पड़ो। तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हारे छोटे बहन भाई हैं, उनका ख्याल कौन रखेगा? खैर, उनकी बातों पर मैंने एक गहरी सांस खारिज की और किसी तरह उनको चुप करवाते अपनी बात समझाने लगा, जिससे वो सर तो हिला गई थी, लेकिन शायद अब भी सही से बात उनके पल्ले नहीं पड़ी थी। ये बात उनके चेहरे के तासुरात से जाहिर थी। वो उस जमाने की बहुत भोली सी खातून थी, और वैसे भी इस बात को कम ही लोग समझते थे, और अगर कुछ समझते भी थे तो उनमें से अक्सर बाहर जाकर कमाई करने को अच्छा नहीं समझते थे कि बाहर जाकर हम बड़ा क्यों किसी की गुलामी करें। जो भी है यही है, और इसी पर अल्लाह का शुक्र है। अम्मा ने अब्बा से बात की तो वो भी आगे से भड़क उठे थे, जिस पर मैंने शुक्र किया कि अच्छा है कि मैंने खुद बात नहीं की, वरना मुझे मार तो पड़ ही जानी थी। फिर अम्मा ने बड़े नरम अंदाज में अब्बा को वो बातें कही जो मैंने उन्हें सिखाई थी। वो बातें यही थी कि मैं बाहर जाकर कमाऊंगा तो अपने छोटे बहन भाइयों को बहुत अच्छा पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा। मेरे पास इतने पैसे होंगे कि अब्बा को बगैर कोई परेशानी दिए सबकी शादियां भी मैं उसी से करवाऊंगा। अम्मा अब्बा को जल्दी हज भी करवा दूंगा। आप सोचें हमारी कितनी टोर होगी पूरे गांव में, सब आपको हाजी हाजी बुलाएंगे। ये ऐसी बातें थी कि अब्बा सुनते ही सोचने पर मजबूर हो गए। उन्होंने अपनी मूंछों को ताव दिया और बस हुनकारा भरते हुए वहां से उठ गए थे, जिसका यही मतलब था कि वो मान गए। मगर जब पैसों के लिए मैंने उनके सामने जमीन बेचने की अर्जी रखी तो वो तो जैसे वाकई में मुझे जान से मारने पर आ गए, क्योंकि उस वक्त लोग जमीन को अपनी मां जैसा दर्जा देते थे, तो वो उसे कैसे बेच सकते थे। जैसे तैसे करके अब्बा ने जमीन तो नहीं बेची, लेकिन हाँ जमीन गिरवी रखवा कर पैसे मुझे दे दिए। बाकी तमाम मरहले मेरे लिए इससे भी ज्यादा मुश्किल थे, क्योंकि हम तो कभी दूसरे शहर तक नहीं गए थे। ये तो फिर दूसरे मुल्क जाने की बात थी। बहुत कोशिशें की, लेकिन कोई काम नहीं बन सका, जिसकी वजह से मायूस होते दोबारा इस फैसले से हटने का इरादा किया। लेकिन अब ये मेरा शौक पक गया था, तो चाहकर भी अपना फैसला नहीं बदल सका कि एक दिन मेरा काम हो ही गया और मेरे बाहर जाने के सारे कागजात और इंतजामात मुकम्मल हो गए। मैं और मेरे घर वाले बहुत ज्यादा खुश थे, लेकिन अम्मा अब्बा ने सोचा कि कहीं मैं बाहर जाकर उनको भूल ही ना जाऊं, तो उन्होंने कहा, बेटा शादी करके जाओ, फिर पता नहीं तुम्हारी कब वापसी हो। मैंने उनकी खुशी पर रजामंदी जाहिर की, तो अम्मा ने झटपट लड़की तलाश करना शुरू की और लड़की मिलते ही बस सादगी से शादी करवा दी। मेरे जाने में बहुत थोड़े से दिन रहते थे। इन दिनों में मैं अपनी बीवी को बहुत ही कम जान पाया था, क्योंकि उस दौर में आपकी तरह मियां बीवी जल्द एक दूसरे से घुल मिल नहीं पाते थे। मगर जितना भी उसे समझा था, उससे वो मुझे अपने लिए और अपने घर वालों के लिए बेहतर ही लगी थी। सब बड़ों और घर में मौजूद छोटे बहन भाइयों को बहुत लिहाज किया जाता था। जाने से पहले मुझे एक खुशखबरी मिली कि मेरी बीवी मां बनने वाली थी, जिससे मैं जो अब सबको छोड़ने पर थोड़ा सा उदास था, कुछ देर के लिए सब कुछ भूल गया। अम्मा भी अपनी पसंद की बहू लाकर बहुत खुश थी, उसके खूब नाज नखरे उठा रही थी। जिस दिन मैं गया उस दिन बस मेरी बीवी इतनी ही देर के लिए मेरे पास आई कि मैं बस उसे अल्लाह हाफिज ही कह सका। वो भी मेरे जाने से मुझे कुछ उदास लग रही थी, बल्कि सभी बहुत ज्यादा उदास थे, और अम्मा तो बाकायदा मुझे साथ लगाए रो रही थी। मेरे दिल में जहां एक तरफ तो अपनी ख्वाहिश पूरी होने पर बहुत ज्यादा खुशी थी, वहीं घर से इतनी दूर परदेश जाकर रहने का बहुत ज्यादा डर भी था। मैं जा तो रहा था, लेकिन वहां रिहाइश और काम के बारे में कुछ भी नहीं जानता था, और न ही मैं वहां की जबान और किसी किस्म के कानून को जानता था। लेकिन दिल में बहुत सी उम्मीदें और कुछ करने का जज्बा था, जिसके बलबूते पर मैं जैसे तैसे करके दियारे गैर में आ बसा था। यहाँ आकर मुझे सही मायनों में जिंदगी की मुश्किलात का पता चला था।
लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी थी और जो भी काम मिला मैंने उसे गनीमत जानते हुए करना शुरू कर दिया था। यहाँ आकर मैंने बस एक बार पाकिस्तान फोन किया था, वो भी बस अपनी खैरियत की इत्तला दी थी। किसी घर वाले से बात नहीं हो सकी थी, जिसकी वजह ये थी कि घर में तो कोई फोन या पीटीसीएल नहीं था। तो मैंने घर से काफी दूर एक दुकान पर फोन करके अपने पहुंच जाने का बता दिया था। वो दुकान वाला मुझे अच्छे से जानता था, इसीलिए मुझे यकीन था कि वो मेरा पैगाम मेरे घर वालों तक पहुंचा देगा। उसके बाद मैंने कई बार कोशिश की, लेकिन फिर पाकिस्तान राब्ता नहीं हो सका और कुछ मैं भी काम की तरफ तवज्जो दे रहा था। अभी नया नया इस मुल्क में था तो काम को लेकर बहुत पुरजोश था। कुछ दिल में ये भी था कि जल्द अज जल्द इतने पैसे कर लूं जिससे अब्बा की जमीन दोबारा हमें मिल जाए। अब्बा की गिरवी रखी जमीन हासिल करने के बाद जो पैसा मैं कमाता वो मेरी असल कमाई होनी थी, जिससे मैंने वो सारे ख्वाब पूरे करने थे जो मैं अपने घर वालों को दिखाकर आया था। लेकिन इससे पहले ही कुछ ऐसा हो गया कि मेरे सारे ख्वाब धरे के धरे रह गए। मेरी जान मुश्किल में आ गई थी और इस मुश्किल में इतना वक्त गुजर गया कि मुझे ये भी नहीं पता चल सका कि मेरी बीवी का बच्चा कब पैदा हुआ, लड़की हुई या फिर लड़का। मैं अपने सब घर वालों से तो दूर था ही, अब जो उनके साथ मामूली से रास्ते का जरिया था वो भी खत्म हो चुका था। मुझे जो बहुत पैसे कमाने थे ताकि ज्यादा नहीं तो अब्बा का कर्ज ही उतार सकूं, जो मुझे उन्होंने इस मुल्क में भेजने के लिए एक किस्म का दिया था, वो भी नहीं हो सका था। इस मुल्क में कोई भी मुझे जानने वाला नहीं था और ना ही मुझे अपनी जबान का कोई अभी तक यहाँ मिला था। जो छोटे छोटे काम मिले थे और जिससे मुझे कुछ उम्मीद बनी थी वो भी टूट गई थी। इस मुल्क के कानून और उसूलों को मैं समझ नहीं सका था और ना ही मैंने जानना जरूरी समझा था। मैं एक छोटे से गांव का लड़का था, मुझ में कोई तेजी तरारी नहीं थी और मैं बहुत सीधा सा था। मैं दूसरों को भी अपने जैसे ही समझता था और यही बात मेरी सबसे बड़ी भूल साबित हो गई थी। मैं यहाँ एक मकामी शख्स के साथ कमरा बांट रहा था क्योंकि इससे मुझे कम पैसे खर्च करने पड़े थे। वो मकामी शख्स किसी गैर कानूनी काम में मुलविस था जिसके बारे में मुझे इल्म नहीं था। वैसे भी मेरी और उसकी जबान से नाबल था, इसीलिए कभी उसकी तरफ तवज्जो नहीं दी और अपने काम से काम रहा। लेकिन एक दिन जब मैं जल्दी जल्दी काम पर जाने की तैयारी कर रहा था और साथ साथ ये भी सोच रहा था कि मुझे आज घर वालों से लाजमी बात करनी है, यहाँ आकर बस एक दफा ही घर बात हुई है, वो भी बस अम्मा और अब्बा से, जिससे बस मैं उनको अपनी खैर खैरियत और काम के बारे में ही बता सका था। लेकिन अपनी बीवी और होने वाले बच्चे के बारे में कोई बात नहीं हुई थी। मेरी अभी यही कोशिश थी कि किसी भी किस्म की कोई फजूल खर्ची न करूं, इसीलिए फोन भी नहीं करता था क्योंकि उसके भी मुझे यहाँ और अब्बा को वहां पैसे देने पड़ते थे। लेकिन इससे पहले कि मैं अपने काम पर जाने के लिए निकलता, उस वक्त वहां की पुलिस आ गई और मुझे पकड़ कर ले गई। मैंने लाख उनसे अपनी गलती पूछने की कोशिश की, लेकिन उन्हें मेरी कोई बात समझ नहीं आई और वो मुझे पकड़ कर ले गए। उस वक्त मेरे कमरे वाला साथी भी वहां नहीं था कि वही मेरी कोई मदद कर देता। पुलिस को देखकर तो पाकिस्तान में ही जान जाती थी और अब तो था भी किसी गैर मुल्क में, तो मुझे लग रहा था कि अभी मेरी जान निकल जाएगी। लेकिन मैंने खुद को हिम्मत देते हुए सोचा कि मैंने कौन सा कोई गलत काम किया है, इसीलिए जैसे ही उन पुलिस वालों को पता चलेगा तो वो मुझे छोड़ देंगे। मुझे यहाँ आए हुए 6 माह हो गए थे, जिसकी वजह से कुछ उनके बोले जाने वाले अल्फाज और कुछ उनके चेहरे के तासुरात से मैं कुछ न कुछ समझ जाता था। उन्होंने मुझे जेल में ले जाकर बंद कर दिया और फिर मेरे लाख सफाइयां देने के बावजूद वो मुझे छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। वो मुझे मेरे कमरे वाले साथी शख्स की गलती में ले आए थे। उसके बाद जो मैंने सोचा था कि मैं जल्दी यहाँ से निकल जाऊंगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सका और मैं अपनी नाकर्दा गलती की सजा भुगतने लगा। अपनी सजा की वजह से मैं अपने मुल्क किसी से राब्ता भी नहीं कर सका, जिसकी वजह से दिनों रात मेरे रोते हुए गुजरने लगे थे। मुझे यहाँ आने का अपना फैसला गलत लगने लगा। मैं बहुत ज्यादा पछता रहा था कि अपनी वजह से खुद तो मुश्किल में आया ही, साथ ही अपने घर वालों को भी कड़ी मुश्किल में डाल दिया था। एक तो उन्हें अपनी खैर खैरियत की इत्तला नहीं दे सकता था और दूसरा उनकी रोजी रोटी का जरिया भी उनसे छिन चुका था। जेल में रहते मुझे पहला 1 साल गुजरा और इसी तरह 2 साल गुजर गए। मैं बिल्कुल नाउम्मीद हो चुका था कि कभी इस कैद से निकल सकूंगा। बस हर वक्त अपने घर वालों को याद करते गुजार देता, साथ ही अपनी बीवी का ख्याल भी आ जाता तो सोचने लगता कि मेरा बच्चा इस दुनिया में आ गया होगा और अब उतना हो गया होगा। मैं अक्सर सोचता कि मैं कितना बदनसीब बाप हूं जो अपने बच्चे की खुशी भी नहीं देख सका और मेरी बेचारी बीवी मेरे होते हुए एक बेवा जैसी जिंदगी गुजार रही होगी। पता नहीं वो मेरे इस तरह राब्ता खत्म करने पर क्या सोचती होगी कि मैं मर गया हूं या फिर इस मुल्क की रंगीनियों में खो गया हूं। दोनों बातें ही मेरे लिए अजीबनाक थी। मैं जैसे वक्त के साथ साथ मरने के करीब था कि एक दिन मुझे रिहाई की नवीद सुनाती गई और मैं जैसे फिर से जी उठा। लेकिन मैं जो सोचे हुए था कि यहां से निकलते ही अपने मुल्क वापस चला जाऊंगा, मैं नहीं जा सका
क्योंकि एक तो मेरा भी वीजे का वक्त रहता था और दूसरा ये सोच जाने नहीं दे रही थी कि आखिर किस मुंह से घर वालों के पास जाऊंगा कि मैं तो उनको इतने ऊंचे ख्वाब दिखाकर आया था, जबकि मैं तो उनको उनका दिया हुआ पैसा भी नहीं लौटा सका और खाली हाथ वापस आ गया। इस सोच ने मेरे कदम जकड़ लिए और मैंने दोबारा से अपनी किस्मत को आजमाने का सोचा और दिन रात एक करके मेहनत शुरू कर दी। इस दौरान मैंने घर वालों से राब्ते की कोशिश की, लेकिन शायद वो पीटीसीएल नंबर बंद हो चुका था। इसके अलावा मेरे पास कोई तरीका नहीं था उनसे राब्ते का, और अगर कोई था भी तो मेरे लिए नहीं था, जिसकी वजह से मैंने अपने दिल पर पत्थर बांधे और खुद को मजबूत कर लिया था और अपना सारा ध्यान कुछ बनने पर लगा दिया था। मैंने खुद को काम करने वाली मशीन ही बना डाला था। बाकी हर बात, हर जज्बात को मैंने फरामोश कर डाला था। इस तरह मुझे वक्त गुजरने का पता ही नहीं चला था, क्योंकि मैंने बहुत ही कम फुर्सत के लम्हात अपनी जिंदगी में आने दिए थे। मगर अब जैसे मेरे यहाँ से जाने के दिन करीब आ रहे थे, वैसे वैसे मुझे लग रहा था कि जैसे वक्त रुक सके है। मैं एक एक लम्हा गिन गिन कर गुजार रहा था। वापसी से काफी दिन पहले मैंने अपने सब घर वालों के लिए खरीदारी शुरू कर दी थी, जिसमें खुसूसन अपने बच्चे के लिए ज्यादा चीजें थी। मुझे बच्चे की जिन्स का तो पता नहीं था, लेकिन फिर भी लड़का लड़की दोनों के हिसाब से चीजें ले रहा था। मेरे पास इतना पैसा जमा हो चुका था कि मैं अब यहाँ से जाकर अब्बा की जमीन भी वापस ले लेता और इसके अलावा कोई अच्छा सा कारोबार भी शुरू कर सकता था। अपने वतन वापसी पर भी मेरी आंखें नम थी। मैं अच्छे से जानता था कि मेरे साथ साथ मेरे घर वालों ने भी बहुत मुश्किल वक्त देखा है। अगर वो तकलीफ में रहे तो मैं भी बहुत ज्यादा अजियत में रहा, लेकिन फिर भी अपने मुल्क पहुंचने पर मेरे कदम लरस रहे थे। मैं बहुत ज्यादा खुश भी था और इस खुशी में बार बार मेरी आंखें भी नम हो रही थी। आज सही मायनों में मुझे लग रहा था जैसे मैं हर किस्म की दुख तकलीफ से आजाद हो गया। मैं जब अपने गांव पहुंचा तो हर चीज से मुझे अजनबियत महसूस हो रही थी, क्योंकि यहाँ अब सब कुछ बदल चुका था। गांव अब तकरीबन शहर जैसा ही बन गया था। कच्चे पक्के घर अब पक्के घरों में तब्दील हो गए थे। घरों से बाहर जो जानवर बंधे होते थे वो भी अब पक्के बाड़ों में बंद थे। मैं हैरानगी से हर तरफ देखता, अपने घर की तरफ गामजन था, लेकिन अपने घर को देखते ही जैसे लड़खड़ा सा गया था, क्योंकि अब यहाँ सिर्फ मेरा ही घर वैसा था जैसा बिल्कुल मैं छोड़ कर गया था, जिसकी वजह से उसकी खस्ता हाली दूर ही से नजर आ रही थी। घर को देखते ही मुझे अपने घर वालों की मुश्किलात का अंदाजा होने लगा था। मैंने डगमगाते कदमों से घर के अंदर कदम रखा तो हर तरफ खामोशी छाई हुई थी। घर में शायद कोई भी नहीं था। सब कमरों के दरवाजे भी बंद थे सिवाय एक कमरे के। मैं उसी तरफ बढ़ गया। उस कमरे में मेरी बीवी मौजूद थी। उसे देखते ही जहां एक तरफ मैं खुश हुआ, वहीं उसकी हालत देखकर मेरी आंखें खुली की खुली रह गई थी, क्योंकि उसकी हालत से लग रहा था कि वो हामला है। मेरे दिमाग में बहुत से वसवसे पैदा होने लगे। किसी और की तरफ मेरा ख्याल ही नहीं किया। मैंने थोड़ा गुस्से से उससे अपने बच्चे के बारे में पूछा तो वो कहने लगी कि आपका बच्चा यही मेरी पेट में है, जिस पर मैं हैरानगी का शिकार होता, बाकी सब कुछ फरामोश करता, उसे हॉस्पिटल ले जाने लगा। लेकिन मेरी बीवी चीखने चिल्लाने लगी कि वो कहीं नहीं जाएगी, वो अपना बच्चा ऐसे ही पालेगी, क्योंकि ये दुनिया बहुत जालिम है, इस बच्चे को मार देगी। मुझे ऐसी बातें करती वो पागल लग रही थी, लेकिन मैं उसे इस हाल में छोड़ भी नहीं सकता था और जबरदस्ती हॉस्पिटल ले आया। मेरी बीवी की हालत को देखकर उसे फौरी तौर पर ऑपरेशन रूम में ले जाया गया और मैं अब भी जैसा साकित तो जामिद खड़ा ये सोच रहा था कि क्या कभी ऐसे भी हो सकता है। ये क्या माजरा है जो मेरी तो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। मेरी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। कुछ देर हुई थी, ऑपरेशन रूम से एक डॉक्टर निकला तो उसके हाथों की तरफ हैरानगी से देखते मैं भी उसकी तरफ बढ़ा था और वो चीज उन्होंने मुझे पकड़ाते हुए कहा, आपकी बीवी हामला नहीं है, बल्कि वो ये छोटा सा तकिया अपने पेट के साथ बांधे सबको बेवकूफ बना रही है, या फिर उसका जहनी तवाजुन ठीक नहीं है, जिसकी वजह से वो ये हरकतें कर रही है। ये सब सुनकर मेरे दुख में इजाफा होने लगा था कि पता नहीं मेरे पीछे मेरी बीवी को क्या क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ा था कि वो इस हालत को पहुंच गई थी। मैं खामोशी से अपनी बीवी को घर ले आया था, मगर उससे कुछ पूछा नहीं था, क्योंकि उसकी हालत ऐसी नहीं थी कि वो मुझे कुछ भी बता पाती। दूसरा, उसकी दिमागी हालत की वजह से मुझे अब उसकी किसी बात पर यकीन नहीं आना था। जब सब घर वाले वापस आए तो मुझे देखकर बहुत हैरान हुए और साथ नाराज भी होने लगे। कोई मुझसे मिलने को तैयार नहीं था, बस एक अम्मा ही थी जो मुझे खुद से लगा कर खड़ी थी। मैंने बड़ी मुश्किल से उनको अपने हालात बताते राजी किया था, जिस पर सब रोते हुए मुझसे मिलने लगे। मेरे दिल में यह था कि बस जल्दी से अपने पीछे गुजरे हालात को जान लूं, ताकि मेरी बीवी की इस हालत की वजह पता चल सके। और वो वजह भी जल्द ही मेरे सामने आ गई कि किस वजह से मेरी बीवी का बच्चा पेट में ही मर गया था। मेरे लापता होने की वजह से सभी उसे मनहूस कहने लगे थे, जिसकी वजह से मेरे घर वालों का सलूक भी उसके साथ कुछ अच्छा नहीं रहा था। सबकी बातें सुनते सुनते वो थकने लगी थी।
एक दिन बेख्याली में चलते हुए गिर पड़ी, जिसकी वजह से उसके दिमाग पर चोट आई और बच्चा भी उसके पेट में ही मर गया। लेकिन वो इस हकीकत को कबूल नहीं कर पाई और अपने पागलपन में खुद को पहले वाली कैफियत में लाने के लिए अपने पेट पर तकिया बांधने लगी थी। ये सब सुनते ही मैं बहुत अफसरदा हो गया था, लेकिन ये अफसरदगी कुछ पल की ही थी, क्योंकि अब मुझे एक नई जिंदगी शुरू करनी थी। मुझे उम्मीद थी कि मैं अपनी बीवी को जल्द ही पहले की तरह सेहतयाब कर लूंगा और उसके साथ साथ अपने सब अधूरे सपनों को पूरा करना था। मैंने चारों तरफ देखा, यहाँ मेरे सब अपने खुशखबरियों में मसरूफ थे। एक